एक्सरसाइज 2 केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्कशन स्टार्ट करो। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 18 पूछा हुआ है। 18th क्वेश्चन एक बार पढ़िए। गिवन द वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5 एट 200 डिग्री सेल्सियस एंड 252 डिग्री सेल्सियस आर 70.2 एंड 57.2 रिस्पेक्टिवली एट 1 एटमॉस्फेयर। तो ये आपकी वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम गिवन है दो अलग अलग टेंपरेचर पे। आपसे पूछा ऑब्जर्वेशन शोज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शंस आर। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिपोर्ट करना है बेसिकली। तो सबसे पहले हमने देखो डिसोसिएशन लिखा PCl5 गिव्स PCl3 plus Cl2 T equal to 0 पे हमने इसके मोल्स लेट से A अज्यूम कर लिए और एट इक्विलिब्रियम इफ आई राइट इट इज A into 1 minus alpha A alpha and A alpha। अब 200 डिग्री सेल्सियस पे हमने सबसे पहले इक्वेशन को डील किया, कंजर्वेशन ऑफ मास लगाया। इनिशियल मोल्स A, मोलिकुलर मास ऑफ PCl5 208.5, ये आपका इनिशियल मास हो गया। फाइनली अगर हमने मान लिया कि 200 डिग्री सेल्सियस पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 1 है और 252 पे ही अल्फा 2 है, तो हमारे रिलेशनशिप के हिसाब से A into 1 plus alpha 1 ये टोटल मोल्स हो गए। 70.2 देखो वेपर डेंसिटी गिवन है आपको, वेपर डेंसिटी इनटू 2 मोलिकुलर मास हो गया, मोल्स इनटू मोलर मास से मास हो गया। यहाँ से अल्फा 1 सॉल्व करेंगे तो याद आएगा 208.5 बाय 70.2 into 2 minus 1। सो आप सॉल्व करोगे तो 0.8485 के आसपास की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। सिमिलरली 252 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो फिर से कंजर्वेशन ऑफ मास लगाओ। इनिशियल मोल A है, मोलर मास 208.5, फाइनली मोल्स A into 1 plus alpha 2, वेपर डेंसिटी 57.2 into 2, ये मॉलिक्यूलर मास हो गया। सो मोल्स इनटू मोलर मास फिर से करा, ये मोल्स हो गए फाइनली और ये मोलर मास हो गया वेपर डेंसिटी इनटू 2 से। यहाँ से सॉल्व करा तो अल्फा की वैल्यू 0.822 आ गई। ठीक है। बस इसके बाद आपको पता है कि अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 into partial pressure of Cl2 upon partial pressure of PCl5. So it is A alpha upon A into 1 plus alpha into P into A alpha upon A into 1 plus alpha into P divided by A into 1 minus alpha upon A into 1 plus alpha into P। ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन बन गया। सो सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर P अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। और चूंकि आपको P की वैल्यू 1 ATM दी हुई है, तो अगर उसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाएगा Kp1 is alpha 1 square upon 1 minus alpha 1 square, और Kp2 की वैल्यू लिखेंगे तो आ जाएगा अल्फा 2 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 2 स्क्वायर। अल्फा 1 अल्फा 2 तो पहले ही निकाल चुके हैं, 0.485 एंड 0.822 पुट करेंगे तो आपके डिसोसिएशन कांस्टेंट Kp1 और Kp2 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गया पहले सबको? दूसरे पार्ट में से पूछा है, इट कैन आल्सो बी कंक्लूडेड दैट एज द डिसोसिएशन इंक्रीजेस वेपर डेंसिटी इंक्रीजेस। अब देखो जब डिसोसिएशन इंक्रीज करेगा तो उससे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स फाइनली बढ़ रहे हैं। तो आपको पता है कि डिसोसिएशन के केस में मास तो कंजर्व रहेगा, मास कंजर्व रहेगा तो वी कैन राइट मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास एट इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू मास अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर आप मॉलिक्यूलर मास एट इक्विलिब्रियम डिसाइड करना चाहते हो तो उसका मतलब मास कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस क्या होगा? डिक्रीज करते हुए जाएगा, यानी कि वेपर डेंसिटी डिक्रीज करेगी। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। दूसरे स्टेटमेंट लिखा है वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर इज मोर देन द वेपर डेंसिटी ऑफ द प्योर सब्सटेंस। ये भी गड़बड़ हो गया क्योंकि मिक्सचर की वेपर डेंसिटी जो आएगी वो इनिशियल वेपर डेंसिटी से कम आएगी। लास्ट में लिखा है वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज लेस देन द वेपर डेंसिटी ऑफ प्योर स्टेट, तो ये आपका आंसर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 19 योर आंसर मस्ट बी सी। ठीक है। अब हमने देखा कि अगर अल्फा की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम बढ़ रहा है, इसलिए वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम डिक्रीज करेगी। अब इसी ग्राउंड पे क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व हो जाएगा। 20th क्वेश्चन इज गिवन फ्रॉम द this data can be interpreted that if the degree of dissociation is more, the vapor density of PC is more for PCl5। वेपर हो गया। more the degree of dissociation lesser is the vapor density of PCl5, ये सही है। degree of dissociation and vapor density cannot be correlated, equality हो गया। अल्फा is independent of temperature, it is not possible क्योंकि अल्फा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे डिपेंडेंट है, तो इसलिए प्रेशर ये चीज टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गई, तो डी भी इनकरेक्ट हो गया, इसलिए 20th का आंसर थर्ड ऑप्शन लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 21। तो अगले वाले डेटा में देखो हमारे पास एक इक्वेशन है AA प्लस BB गिव्स MC प्लस DD, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q लिखा हुआ है। डेल्टा G नॉट की वैल्यू माइनस RT ln Q होती है। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, डेल्टा G नॉट, हाँ, और उसमें मेंशन किया हुआ है इक्विलिब्रियम Q इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम, तो सही है। तो डेल्टा G नॉट की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2.303 RT लॉग ऑफ K इक्विलिब्रियम, और Q इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम की वैल्यू आपको आगे दी गई है। पहले ऑप्शन में पूछा है Kp फॉर द रिएक्शन इज दिस,
देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन, तो सिंपली सॉल्विंग है बेटा, इसमें कहाँ फंस गया। तो हमारा रिलेशनशिप हुआ डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log of K इक्विलिब्रियम। तो -2.303, R की वैल्यू 8.31 क्यों लगाया, क्योंकि आपको आंसर देखो फाइनली किलो जूल्स में लाना है, और R की वैल्यू हम में से सबको पता है इट इज 8.31 जूल्स पर मोल केल्विन। अगर कैलोरी में चाहिए होता तो हम R की वैल्यू 2 पुट करते, अभी 2.303 इंटू 8.31। R टेम्परेचर आपको कितना दे रखा है 336 डिग्री सेल्सियस, तो 336 प्लस 273 ये टेम्परेचर हो गया, इंटू लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम विच इज 2 इंटू 10 टू द पावर -4। इसको आपको सॉल्व करके निकालना है, तो इससे आपका डेल्टा जी नॉट आ जाएगा। तो उसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये 43.12 किलो जूल आ जाएगा। नेक्स्ट यू आस्क क्वेश्चन नंबर 23। 23 में मैंने आपसे बोला था कि स्टैंडर्ड स्टेट में टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन में इसको एडिट कर लो, एट 25 डिग्री सेल्सियस पूछ लेना है। तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log ऑफ के इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम के लिए उसने KSP लिखा हुआ तो आप उसकी जगह KSP लिख देना। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हो गई आपके लिए 57 -2.303 इंटू 8.31 इंटू टेम्परेचर 298 केल्विन लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। देखो कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्ट एक रिजल्ट याद कर लेते हैं, 2.303 इंटू 8.31 इंटू 298 का जो मल्टीप्लीकेशन है ना, ये 5.7 किलो जूल आता है। अगर आप में से किसी ने सॉल्व किया होगा तो डायरेक्ट पता होगा उसकी वैल्यू, आप में से कोई वेरीफाई करो तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। कुछ लोग ये रिजल्ट डायरेक्टली याद कर लेते हैं, इससे कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। यहाँ डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दे रखी है 557 किलो जूल, मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू -5.7 लॉग ऑफ KSP लिखा, तो यहाँ से KSP की वैल्यू 10 टू द पावर -10 के ऑर्डर में आ जाएगी, उसका आंसर सी रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, 23 के बाद आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 25। सर इसको लॉग कैसे सॉल्व करते हैं सर? हाँ सर इसको लॉग कैसे सॉल्व करते हैं? लॉग करा ना, अगर -10 आएगा तो उसको लॉग ऑफ 10 टू द पावर -10 लिख लो, एक स्टेप और लिख लो अगर ऐसा नहीं समझ आ रहा तो। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ KSP इज इक्वल टू -10, और -10 को लिखो -10 log 10 1 होता है, और पावर ऊपर शिफ्ट कर दो तो उसको लिख लो माइनस, तो पावर में चली गई, ये आ जाएगा log ऑफ 10 टू द पावर -10। इसका एंटी लॉग ले लो तो KSP की वैल्यू 10 टू द पावर -10। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में गिवन है N2 + 3S2 = 2NH3, टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले इक्वेशन में देखो आपको डेल्टा एन KP KC और इनिशियल प्रेशर और प्रेशर एट इक्विलिब्रियम ये सब डिस्क्रिप्शन बताना है। तो सबसे पहले इक्वेशन में देखो, पहले सबके डेल्टा एन चेक कर लो। पहली वाली रिएक्शन का डेल्टा एन चेक करोगे तो माइनस नेगेटिव, दूसरी वाली रिएक्शन का डेल्टा एन लिखेंगे अगर हम, वैल्यू 1 आ जाएगी। तीसरे वाले रिएक्शन का डेल्टा एन लिखोगे तो वो भी 1 आ जाएगा, और चौथे वाले रिएक्शन का डेल्टा एन 0 आ जाएगा। तो डेल्टा एन पॉजिटिव वाली बात अगर लिखेंगे तो हमने यहाँ ऑप्शन के हिसाब से लिखते चल रहा हूँ, ABCD में लिख रहा हूँ। तो डेल्टा एन पॉजिटिव विल अपीयर ओनली फॉर ऑप्शन बी एंड सी। देखो सबसे पहले इतना समझ आ रहा है आपको, पहले वाले रिएक्शन का डेल्टा एन नेगेटिव है, दूसरे वाले रिएक्शन का डेल्टा एन पॉजिटिव है, तीसरे रिएक्शन का डेल्टा एन पॉजिटिव है, चौथे रिएक्शन का डेल्टा एन 0 है। उसके बाद आपसे बोला गया Kp लेस देन Kc, यानी कि रिलेशन होता है Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT पावर डेल्टा एन। तो अगर हमें चाहिए कि Kp की वैल्यू लेस देन Kc आ जाए, Kp की वैल्यू लेस देन Kc आ जाए मतलब Kc में कुछ वैल्यू डिवाइड हो जानी चाहिए, तो डेल्टा एन नेगेटिव का केस हो जाएगा। तो जिसके लिए डेल्टा एन नेगेटिव होगा उसके लिए Kp लेस देन Kc हो जाएगा, तो ये आंसर पहले वाले से मैच कर जाएगा, क्योंकि पहले वाले रिएक्शन का डेल्टा एन नेगेटिव है, लास्ट वाले का तो 0 है। आर वाले केस में लिखा है Kp नॉट डिफाइंड, तो आपको पता है Kp डिफाइन कब करेंगे जब गैसेज स्टेट होगी, तो डी वाले के लिए Kp नॉट डिफाइंड आ जाएगा। और बाद में लिखा है इनिशियल प्रेशर ग्रेटर देन प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, इनिशियल प्रेशर इज ग्रेटर देन प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम में प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए, तो प्रेशर कब डिक्रीज होगा जब नंबर ऑफ मोल्स कम बन रहे हो। ये चीज समझ आई, जैसे पहले वाले इक्वेशन से दिखाता हूँ आपको, इट इज N2 + 3H2 = 2NH3, ये इक्वेशन हमारे पास। इसका प्रेशर लेट से P1, इसका प्रेशर अगर P2 है, तो P1 में से अगर P कम करेंगे तो P2 में से 3P कम करेंगे और 2P फॉर्म होगा।
तो प्रेशर डिक्रीज हुआ है 4p और बना है 2p, तो प्रेशर डिक्रीज हो गया। प्रेशर एट इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो आएगा P1 प्लस P2 माइनस 2p। तो जिसके लिए भी डेल्टा नेगेटिव आएगा उसका प्रेशर इक्विलिब्रियम पे डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि एस ऑप्शन भी 1 के साथ मैच कर देगा। तो अपना आंसर हो जाएगा AQS BP CP DR। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है फॉर द रिएक्शन दिस प्लस हीट मोर यील्ड ऑफ अमोनिया इज ऑब्टेन्ड बाय। तो देखो अमोनिया की यील्ड जानने के लिए आपको तरीका सिखा रखा है पहले ही। प्लस हीट मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एंड नेगेटिव का केस है। तो सबसे पहले इसका तो मैंने आपको पूरा सवाल ही सॉल्व कराया हुआ। 26A में डेल्टा एन लेस देन 0 है और डेल्टा एच भी लेस देन 0 है, यानी कि लो प्रेशर लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर में इसमें अमोनिया की यील्ड हायर आएगी। तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो यील्ड बढ़ेगी, और अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो यील्ड बढ़ेगी। पहला ऑप्शन लिखा है डिक्रीजिंग प्रेशर, ये आंसर नहीं हो सकता। इंक्रीजिंग प्रेशर ये भी आंसर नहीं हो सकता। उसका लिखा है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इनर्ट गैस कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करने से डेल्टा एन पॉजिटिव में फॉरवर्ड शिफ्ट आती है, डेल्टा एन नेगेटिव में बैकवर्ड शिफ्ट आती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। उसका डिक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क, अगर वॉल्यूम कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ये सही है एकदम। एंड बाय एडिंग मोर हाइड्रोजन द रिएक्शन फ्लास्क, ये भी सही है। अगर आप रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। तो ए का आंसर हो जाएगा एस एंड टी। समझ आया? अगर हम वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, करेक्ट है। और अगर आप इनर्ट हाइड्रोजन गैस ऐड करोगे तो रिएक्टेंट बढ़ा रहे हो, इसका मतलब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, तो वो भी यील्ड बढ़ाएगा। तो ए का आंसर एस टी। दूसरी क्वेश्चन में देखो लिखा है फॉर द रिएक्शन H2 plus I2 gives 2HI more yield of ammonia will be obtained। तो हीट देखो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, मतलब ये रिएक्शन कैसे हुई, हीट एब्जॉर्ब होकर जा रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। तो डेल्टा H पॉजिटिव है, डेल्टा N जीरो है, तो उसका मतलब प्रेशर का तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन शिफ्ट्स इन एंडोथर्मिक डायरेक्शन। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन शिफ्ट्स इन एंडोथर्मिक डायरेक्शन, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसका आंसर क्यू हो जाएगा। इनर्ट गैस ऐड करने से कांस्टेंट प्रेशर में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे यानी प्रेशर इंक्रीज होगा, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, तो इसका आंसर क्यूटी हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन सी चेक करिए। सी में लिखा हुआ PCl5 gives PCl3 plus Cl2। तो ये रिएक्शन देखो डेल्टा एन पॉजिटिव और डेल्टा एच पॉजिटिव का केस हो गया, यानी इस रिएक्शन में अगर हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड शिफ्ट आएगी और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड शिफ्ट आएगी, तो इसका आंसर पी एंड क्यू हो गया। इनर्ट गैस ऐड करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे, जो डेल्टा एन पॉजिटिव फॉरवर्ड शिफ्ट आती है, तो ये भी आंसर हो गया, तो पी क्यू आर। उसके बाद वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे मतलब प्रेशर इंक्रीज होगा, तो ये इनकरेक्ट हो गया। और हाइड्रोजन ऐड करने से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हाइड्रोजन इसका रिएक्टेंट नहीं है। सर बी वाला एक बार और बता दीजिए। बी वाले केस में बोला हाइड्रोजन इसका रिएक्टेंट नहीं है, इफ यू ऐड हाइड्रोजन देन इसका रिएक्टेंट के एंड से तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप हाइड्रोजन गैस ऐड भी कर दोगे तो अगर उसको इनर्ट गैस भी मान ले तो भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, चलो उसके लास्ट स्टेप में देखा H2 plus Cl2 gives 2HCl plus heat more heat of HCl is obtained। तो ये भी देखो डेल्टा एन जीरो का केस है, डी ऑप्शन चेक करेंगे अगर हम, तो ये डेल्टा एन जीरो है और प्लस हीट दे रखा है, तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच नेगेटिव। तो अगर डेल्टा एन जीरो तो प्रेशर का तो इफेक्ट नहीं होगा, डेल्टा एच नेगेटिव है मतलब टेम्परेचर डिक्रीज करने से फॉरवर्ड शिफ्ट आएगी, इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वॉल्यूम का भी कोई फर्क नहीं आएगा, केवल हाइड्रोजन ऐड करने से फॉरवर्ड शिफ्ट आएगी, तो इसका आंसर केवल टी हो जाएगा। तो आप पूरे ऑप्शन चेक कर लो ठीक से। ए का आंसर आएगा एस टी, बी का आंसर आएगा क्यू टी, सी का आंसर पी क्यू आर और डी का आंसर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क्ड इज क्वेश्चन नंबर 27। तो 27th क्वेश्चन में देखो इट्स गिवन फॉर द रिएक्शन ए गैसियस गिव्स बी गैसियस प्लस सी गैसियस at 300 Kelvin the average molecular weight of the equilibrium mixture is 83.33 gram per mole. If the atomic weight of A, B, C are given, the number of moles of C present at the equilibrium in the mixture starting with 10 moles of A। तो अगर इसके 10 moles हैं तो ये 10 minus x हो जाएगा, ये x और ये x हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला लगा दो। एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या होता है, A into M1 plus B into M2 plus C into M3 upon A plus B plus C। मोल रेशियो चाहिए होता है हमें, A into M1 प्लस बी इंटू M2 प्लस सी इंटू M3। मोल कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको ये, अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ए बी सी जो होते हैं वो मोल्स होते हैं
और M1 M2 M3 जो है मॉलिक्यूलर मासेस होते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करो, सबसे पहले A का मॉलिक्यूलर मास दे रखा है आपको कितना 100 और मोल्स हैं 10 - x, तो 10 - x × 100 प्लस B के लिए मोल्स हो गए x, मॉलिक्यूलर मास 60, C के लिए मोल्स x, मॉलिक्यूलर मास 40 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आर 10 + x। ये वैल्यू अपने को 83.33 दे रखी है, यहाँ से x सॉल्व करके निकालना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 10 + x इज इक्वल टू 83.33। यहाँ से सॉल्व करके x बताना है कितना आएगा। करिए एक बार सॉल्व। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखो। 28 is an example of simultaneous equilibrium. It's given in a closed flask of 1 liter capacity, 10 moles of A and 2 moles of B are taken at 300 Kelvin. Following two reactions have occurred at equilibrium. 1 mole of gas P and 2 moles of gas C are found in the flask. Kc for the reaction is asked. तो देखो हमारे पास इक्वेशन है A gaseous gives B gaseous plus C gaseous, एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है B gaseous gives D gaseous plus P gaseous, दो इक्वेशन है हमारे पास। उसने बोला रिएक्शन में इसके 10 मोल्स हैं और इसके 2 मोल्स हैं। अब आपको समझ में आ रहा है इक्वेशन पहली वाली फॉरवर्ड में जाएगी, तो फॉरवर्ड में जाएगी तो 10 में से कुछ x कम हुआ, ये x बना और ये x बना। दूसरी वाली रिएक्शन में x अगर फॉर्म होगा जो पिछली वाली रिएक्शन में वही आगे यूज होगा, जब ये आगे यूज होगा तो x में से कुछ y कम होगा, तो यहाँ पे 2 में कुछ y ऐड होगा और यहाँ भी y ऐड होगा। अब चूंकि रिएक्शन एक ही वेसल में परफॉर्म हो रही है तो x की मोल कितने होंगे एक्चुअली में x - y, जो y यहाँ कम हुआ वो यहाँ पे भी तो कम हुआ क्योंकि रिएक्शन तो एक ही वेसल में हो रही है ना। तो जब यहाँ पे x - y हो गया तो ये मोल्स पता चल गया, देखो सबके अलग अलग। पहली वाली रिएक्शन में 10 में से x मोल कम हुआ तो b के x मोल फॉर्म हुए, c के x मोल फॉर्म हुए। दूसरी वाली रिएक्शन में b के x मोल में से कुछ y कम हुआ तो d का 2 मोल पहले से था तो प्लस y और फॉर्म हुआ और p का भी y फॉर्म हुआ, तो b की कंसंट्रेशन x - y हो जाएगी, b के मोल्स x - y हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में गिवन है कि इक्विलिब्रियम पे 1 मोल ऑफ p है मतलब y की वैल्यू 1 पता चल गई और 2 मोल ऑफ c है मतलब x की वैल्यू 2 पता चल गई। तो क्वेश्चन के हिसाब से बस दोनों की वैल्यू पुट कर दो। तो क्वेश्चन के हिसाब से मोल्स ऑफ c जो है वो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से x है जो 2 गिवन है, और मोल्स ऑफ p जो है वो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से y है जो 1 गिवन है। तो यहाँ से मोल्स ऑफ a b c d आप निकाल लोगे सब, और वॉल्यूम ऑफ द लीटर दे रखा 1 लीटर, तो जो मोल है वही कंसंट्रेशन हो जाएगी। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी सी डी निकाल लोगे आप सब। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी हो गई 2 मोल्स पर लीटर, डी की मोल कंसंट्रेशन हो गई 1 मोल्स पर लीटर, और बी हो गया आपका x - y यानी कि 1 मोल्स पर लीटर, और ए हो गया 10 - x यानी कि 8 मोल्स पर लीटर। तो बी कंसंट्रेशन आ गई। अब उसने पूछा है केसी फॉर द रिएक्शन। तो इक्वेशन क्या दे रखी है, बी गैसियस प्लस सी गैसियस गिव्स ए गैसियस। उसका केसी लिखेंगे तो आएगा एक्टिव मास ऑफ ए बाय बी इंटू सी। इस वैल्यू पुट कर दो। एक्टिव मास ऑफ ए दे रखा है आपको 8, बी दे रखा है और सी दिया है 2, 8 बाय 1 इंटू 2 यानी कि 4 आंसर आएगा। ठीक है, आगे बात समझ। So next question you ask is question number 31. क्वेश्चन नंबर 31 में देखो गिवन है इन अ क्लोज्ड फ्लास्क at 400 Kelvin solid NH4S are taken. After some time the constant pressure of 3 bar was found in the flask. Kp for the reaction at 400 Kelvin in bar cube. देखो हमारे पास इक्वेशन है NH4S, NH4 ओल्ड वाइस S, इसको हीट कर रहे हैं तो इससे 2 अमोनिया गैसियस और H2S गैसियस फॉर्म हो रहा है। प्रेशर गैस की वजह से होता है, प्रेशर सॉलिड की वजह से तो होता ही नहीं है। प्रेशर इज बिकॉज ऑफ गैस नॉट बिकॉज ऑफ सॉलिड। तो अगर हमने इसको डिसोशिएट करा तो उसका प्रेशर 2p और इसका p फॉर्म होगा। और उसमें बोला हुआ है आफ्टर सम टाइम कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 3 बार वाज फाउंड, मतलब टोटल प्रेशर pt जो है वो 3 बार है, जो हमारे हिसाब से 2p + p यानी 3p है। तो यहाँ से p की वैल्यू 1 आ गई। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया अगर लिखेंगे तो 2 आ जाएगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S लिखेंगे तो 1 आ जाएगा। इसके बाद आपने क्वेश्चन में पूछा हुआ है Kp लिखना है शायद ना। यस, तो Kp की वैल्यू होगी पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 2 स्क्वायर इनटू 1 यानी कि 4 बार क्यूब, ये आपका आंसर होगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। 32 में लिखा है ना, क्लोज फ्लास्क at 400 Kelvin some CO2 was present with a pressure of 0.5 bar. If this flask solid ammonium carbonate was added, after some time the constant pressure of 3.5 bar was found in the flask. Kp for the reaction. देखो हमारे पास NH2CO NH4 सॉलिड ये हीट कर रहे हैं हम, इससे 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बन रहा है और 1 मोल CO2 गैसेस बन रही है। स्टार्टिंग में इसका प्रेशर 0.5 बार दिया हुआ है और ये 0 है, T इक्वल टू 0 पे। एट इक्विलिब्रियम इट विल टैकल, तो इसकी वजह से 2p प्रेशर डेवलप होगा और उसकी वजह से प्रेशर P प्लस 0.5 बार हो जाएगा। अभी टोटल प्रेशर अगर लिखेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 3p प्लस 0.5, जो अपने को 3.5 बार गिवन है, तो यहाँ से P की वैल्यू 1 बार आ गई। अब अगर Kp की वैल्यू लिखेंगे तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इंटू पार्शियल स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लिखेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया लिखेंगे तो 2 बार है और पार्शियल प्रेशर इसका स्क्वायर करेंगे और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लिखेंगे तो 1.5 बार है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 बार क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। And then the last question, this is question number 33. In question number 33, it's given at 300 Kelvin, ammonia was taken in the flask at a pressure of 2.5 bar. Flask was heated to a temperature of 600 Kelvin. At 600 Kelvin, ammonia gets dissociated into N2 and 3H2 with the degree of dissociation 20%. If at 300 Kelvin, ammonia was undissociated, final pressure of this flask would be, तो देखो हमारे पास गिवन है कि अमोनिया जो है अपना स्टार्टिंग में 2.5 बार पे लिया, इक्वेशन हुई 2NH3 gives N2 plus 3H2, हमारा टेम्परेचर जो है वो 300 केल्विन है। उस कंडीशन में अमोनिया का प्रेशर 2.5 बार है और बाकी दोनों का प्रेशर 0 है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे अनडिसोशिएटेड है। जैसे ही टेम्परेचर आपने 600 केल्विन किया तो टेम्परेचर डबल करा तो सब प्रेशर डबल हो जाएंगे, तो ये प्रेशर 5 बार हो जाएगा एक्चुअली में। और जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा तो इसमें 5 बार प्रेशर में से कुछ 2p कम होगा, इसका प्रेशर p और इसका प्रेशर 3p फॉर्म होगा। क्वेश्चन में गिवन है अमोनिया गेट डिसोसिएटेड इनटू N2 plus H2 विद द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 20%। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 20% मतलब अगर प्रेशर 5 बार था तो उसका 20% कम हो जाएगा। ठीक है, तो उसका मतलब जो 2p की वैल्यू है वो 5 का 20% है, which is 1 बार, यानी p की वैल्यू 0.5 बार हो गई। तो यहाँ से आप सारे गैसेस के पार्शियल प्रेशर निकाल लोगे। तो इफ आई राइट दैट वैल्यू, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया आ जाएगा 4 बार, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा 0.5 बार और पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे तो 1.5 बार। अभी यहाँ पे टोटल प्रेशर लिखेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा 6 बार। फाइनल प्रेशर इन द फ्लास्क कुड भी पूछा गया आपसे, दैट प्रेशर इज 6 बार।